स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। चलिए, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। आइए दिल्ली सल्तनत के रोड मैप देखते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या-क्या मिलेगा। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर आक्रमण किया। इसके बाद मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारी भारत आए। विशेष रूप से 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। यहीं से दिल्ली सल्तनत की कहानी शुरू होती है। अब हम दिल्ली सल्तनत के पूरे इतिहास को 5 भागों में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं 5-5 भाग कौन है। तो ये पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश के जो शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। दूसरा पार्ट है खिलजी वंश। खिलजी वंश को पढ़ेंगे। इनका मुख्य शासक जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो मुख्य शासक हुए गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश। सैयद वंश का जो मुख्य शासक है खिज खां और एवं उसके उत्तराधिकारी के बारे में जानेंगे। लोदी वंश बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के बारे में जानेंगे। इन सभी वन इन सभी वंशों की उपलब्धियां, नीतियां और परीक्षाओं में पूछे वाले महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। प्रशासन, एकता, राजस्व, सेना और स्थापत्य संस्कृति। दोस्तों, केवल शासकों के नाम याद करना ही इतिहास नहीं है। हमें यह भी समझेंगे कि इसका प्रशासन कैसे चलता था, एकता व्यवस्था क्या थी, कर और राजस्व कैसे वसूले जाते थे, सेना का संगठन कैसा था, स्थापत्य में कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और तुगलकाबाद जैसे स्थापत्य क्यों महत्वपूर्ण है, भारतीय और इस्लामिक संस्कृति के मेल से क्या-क्या परिवर्तन हुए, क्या-क्या बने। आइए इन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत अचानक एक दिन में स्थापित नहीं हुई थी। इनके पीछे लगभग 500 साल का इतिहास छिपा हुआ है। आइए इस पूरी यात्रा को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले 712 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया। उस समय सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर। युद्ध में राजा दाहिर क्या हो गए? डिफीट हो गए और सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। यह भारत में इस्लाम के प्रवेश का पहला महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। साथ साथ 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर अटैक को देखते हैं। इस अटैक को होने में लगभग 300 साल लगा। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था मोहम्मद गजनवी का? तो इसका मुख्य उद्देश्य था धन संपत्ति को लूटना। कहा जाता है कि उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। इस आक्रमण में जो सबसे फेमस था वो था 1025 का आक्रमण, जो सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध। अब इतिहास एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम विश्व युद्ध होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए? विजयी हो गए और मोहम्मद गौरी हार गए। यह विजय राजपूत की
जो ख्याति थी उसमें 4 चांद लगा दी। आइए समझते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध, जिसमें क्या हो गए, गौड़ी विजयी हो गए थे। यही युद्ध भारत के मध्यकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसके बाद उत्तरी भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव मजबूत हो गई थी। देख लीजिए, मुस्लिम आना शुरू किया 712 में, 1025 और 1191 में, लेकिन 1192 में आते आते मुस्लिम सत्ता की नींव जड़ बन गई। अब समझते हैं कि 1206 ईस्वी में क्या हो गया, मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई। उसके बाद उनके गुलाम एवं सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और यहीं से दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक शुरुआत हो गई। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब, तो 1206 ईस्वी में शुरुआत किया। आइए अब समझते हैं अरबों के और तुर्कों में क्या अंतर था। तो देखते हैं दोस्त, बहुत से विद्यार्थी दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, किंतु इतिहास में इन दोनों की भूमिका बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। सबसे पहले हम अरबों की बात करते हैं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक कर दिया। उसने राजा दाहिर को हराकर सिंध पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन उसका प्रभाव मुख्यतः सिंध और उनके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रहा। इसके आसपास तक क्षेत्र ही सीमित रहा। अब भारत में कोई बड़ा और अस्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके। अरब जो थे भारत में बड़ा और मतलब कि अस्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके, इसलिए अरबों का प्रभाव सीमित राजनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक संपर्क तक ही रहा। अब बात करते हैं तुर्कों की। तुर्कों में किसकी बात करते हैं, मोहम्मद गजनी की। मोहम्मद गजनी की हम लोग बात करते हैं। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए और सोमनाथ मंदिर सहित कई स्थानों को उसने लूटपाट किया, लेकिन उसका उद्देश्य शासन स्थापित करना नहीं था, केवल लूटपाट करना ही मोहम्मद गजनी का उद्देश्य था। इसके बाद आया मोहम्मद गौरी। गौरी केवल लूटने नहीं आया था, बल्कि भारत में अस्थायी शासन की स्थापित करना चाहते था। 1191 ईस्वी में तराइन के जो द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान का क्या हो गया, पराजय हो गया। यहीं से उत्तर भारत की राजनीति की सत्ता क्या गई, बदल गई। ठीक है, यही विजय आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की नींव बनी, फाउंडेशन स्टोन। जो सेकेंड जो था तराइन का युद्ध, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। आइए अब मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में समझते हैं। दोनों क्या थे, विदेशी आक्रमणकारी थे, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी, और दोनों तुर्क थे, लेकिन उनके उद्देश्य और परिणाम बिल्कुल अलग थे। जैसे आप देखे होंगे कि एक ही मां के गर्भ से दो पुत्र ए और बी जन्म लेते हैं, परंतु ए का लक्ष्य अलग होता है, उसका कैरेक्टर अलग होता है, बी का अलग। ठीक उसी प्रकार ये दोनों तुर्क थे, लेकिन दोनों का जो एम्बिशन था, महत्वाकांक्षा था, ये बिल्कुल अलग थे। आइए सबसे पहले बात करते हैं महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी गजनी का शासक था। उसने भारत पर बार बार आक्रमण किए। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अपार संपत्ति को, धन को लूटना। इसीलिए उसने मंदिरों, नगरों और धन संपत्ति से समृद्ध क्षेत्रों को क्या बनाया, निशाना बनाया। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। उसका सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था 1025 सोमनाथ का मंदिर। दोस्तों ध्यान रखिए कि महमूद
भारत में अस्थायी शासन स्थापित करना नहीं चाहता था। वह लूट कर धन वापस कहाँ चाहता था? गजनी। वह लूटकर गजनी वापस चला जाता था। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। गौरी का उद्देश्य केवल लूटपाट करना ही तक सीमित नहीं था। वह भारत की राजनीतिक जिस सत्ता था स्थापित करना चाहता था। इसी कारण उसने उत्तर भारत में लगातार अभियान चलाए। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में वह हार गया, लेकिन जस्ट एक वर्ष बाद 1192 ईस्वी में वापस आया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया? परास्त कर दिया, हरा दिया। यही विजय आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का पिलर स्टोन जो कहते हैं गाड़ दिया। दोस्तों, यदि कोई पूछे कि मध्यकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 में हुआ था। लेकिन उससे पहले हम दोनों युद्ध को समझना होगा कि कौन कौन युद्ध और क्या क्या हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, यह इस युद्ध में जो प्रतिद्वंदी थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के मैदान में पहला युद्ध हुआ। उस समय पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के शक्तिशाली राजपूत थे। जब मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया, तब पृथ्वीराज चौहान ने उनका पुरजोर मुकाबला किया। इस युद्ध में राजपूत सेना ने अद्भुत विजयता दिखाई, अपनी प्रदर्शन अद्भुत दिखाई। गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया, उनको मुंह की खानी पड़ी थी। कहा जाता है कि युद्ध में गौरी घायल भी हुआ और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग सका। यह राजपूत शक्ति की एक शानदार विजय थी, एक शानदार विजय थी। इस युद्ध के महत्व को हम लोग जानते हैं। इस युद्ध में क्या हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए, मोहम्मद गौरी क्या हो गए? पराजय हो गए। राजपूत शक्ति का जो सैन्य प्रदर्शन अद्भुत रहा, अद्वितीय, अकल्पनीय इनका प्रदर्शन रहा। लेकिन विजय के बाद राजपूत ने गौरी को पूरी तरह पीछा नहीं किया, उनको पूरी तरह खदेड़ा नहीं। यह एक बड़ी राजनीतिक भूल हुई। इनका भूल का परिणाम क्या है? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ। एकदम ढीठ मतलब आदमी था मोहम्मद गौरी। वह हार बिल्कुल नहीं माना। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया, हौसला बढ़ाया और अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में फिर भारत आया। इस बार उसने नई रणनीति अपनाई। उसकी सेना तेज घोड़सवारों और तीरंदाजों से लैस थी। कहा जाता है कि समय के साथ जो चलेगा वही जिएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। किसने लिखा है बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, दूसरी ओर राजपूती जो सेना थी वो अपने पारंपरिक जो ओल्ड मेथड था उनका युद्ध करने का, उसी पर टिके हुए थे, उसी पर निर्भर थे। युद्ध में गौरी की रणनीति सफल रही और पृथ्वीराज चौहान को पराजय का स्वाद चखना पड़ा। आइए इन युद्ध को हम लोग महत्व के बारे में जानते हैं। इस युद्ध में क्या हो गए? मोहम्मद गौरी विजयी हुए, पृथ्वीराज चौहान पराजय हो गए। उत्तर भारत में इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो उत्तर भारत में तुर्क शक्ति का बोलबाला हो गया, उनका स्थापना हो गया। दिल्ली और अजमेर पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया। ठीक है, और आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। आइए दिल्ली सल्तनत की कोर फीचर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, अब तक हमने दिल्ली सल्तनत की स्थापना और इनके इतिहास को समझा। अब हम आगे जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत की मुख्य विशेषता क्या थी, इनका कोर
फीचर्स क्या था। परीक्षाओं में इन टॉपिक से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे प्रशासन, संस्कृति, शासन व्यवस्था समझने में मदद मिलती है। आइए इनकी जो प्रशासन व्यवस्था है उनको समझते हैं। दिल्ली सल्तनत में शासन पूरी तरह कैसा था? सेंट्रलाइज था। सुल्तान ही राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। सभी महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कि सेना, कर, न्याय और प्रशासन सुल्तान के नियंत्रण में ही होते थे। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान सर्वोच्च सत्ता के केंद्र था। शासन व्यवस्था तो दिल्ली का केंद्र के था ही, ठीक है दोस्तों। आज सरकारी कामकाज हिंदी और अंग्रेजी में होता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत के समय प्रशासन की जो मुख्य भाषा थी, ये क्या थी? फारसी। कौन? पर्शियन। इसी भी पर्शियन भी कहा जाता है। क्या? पर्शियन। फारसी थी। दरबार, सरकारी आदेश, राजस्व, अभिलेख, साहित्य का अधिकांश भाग फारसी भाषा में लिखे जाते थे। इसीलिए फारसी केवल भाषा नहीं, बल्कि प्रशासन और संस्कृति का माध्यम बन गए। आइए दोस्तों, एक बार फिर से इसको कुछ मुख्य पॉइंट्स देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो बोलेंगे फारसी। अमीर खुसरो ने फारसी साहित्य को क्या किया? समृद्ध कर दिया। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने बड़ी और अस्थायी सेना की नींव रखी। सेना कैसा? परमानेंट। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था परमानेंट रखने का? इसका मुख्य उद्देश्य था राज्यों की सिक्योरिटी, विद्रोहों का दमन एवं नए क्षेत्रों को अपने राज्य में जोड़ना, राज्य को विस्तार करना। विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कई सुधार किए। आइए दोस्तों देखते हैं कि दाग एवं घोड़ों पर निशान और हुलिया प्रणाली इसकी देन है अलाउद्दीन खिलजी का। सेना का महत्व बढ़ाया गया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पर। क्या है? इक्ता व्यवस्था। सुल्तान अपने अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि से प्राप्त राजस्व वसूलने का अधिकार देता था। इस भूमि क्षेत्र को ही क्या कहा जाता था? इक्ता। इससे प्रशासन और सेना दोनों का संचालन आसान हो गया। आइए अब समझते हैं इंडो इस्लामिक जो दोनों संस्कृति जो मैचअप हुआ, इससे क्या क्या हुआ। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान भारतीय और इस्लामिक परंपरा का क्या हो गया? समन्वय हो गया, एक दूसरे से मेल हो गया। इसी मेल से नई संस्कृति की विकसित हुई, जिसे हम इंडो इस्लामिक कल्चर कहते हैं। इसका प्रभाव क्या क्या देखे गए, क्या क्या रिजल्ट हुआ इनको मिलने से? तो इनका प्रभाव हम देखे कहाँ कहाँ? तो स्थापत्य में, क्या चीज में? स्थापत्य में हम लोग देखे, और म्यूजिक में, साहित्य में और पहनावे में इनका हम लोग प्रभाव देखे। आप और भी अभी भी देख सकते हैं कि मतलब स्पष्ट रूप से इनको पढ़िएगा तो दिखाई देगा आपको। कुतुब मीनार इनका एग्जाम्पल है कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य कहलाता है। कुतुब मीनार एकदम जीता जागता उदाहरण है। अमीर खुसरो सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है। आइए अब सल्तनत काल की पूरी टाइमलाइन को हम लोग समझते हैं। यह स्लाइड पूरे अध्याय की क्या है? रीड है, बैकबोन है पूरे अध्याय की। यदि आपको यह क्रम याद हो गया तो सल्तनत काल को समझ लीजिए कि मैंने आधा इनको कवर कर लिया। आइए गुलाम वंश की तरफ देखते हैं। तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी के साथ गुलाम वंश की शुरुआत हो गई। इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन।
यह दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। कौन? गुलाम वंश। अब देखते हैं खिलजी वंश। 1290 ईस्वी में गुलाम वंश का अंत हुआ और खिलजी वंश अपने सत्ता में आए 1290 में। इनका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन इनके सबसे जो प्रसिद्ध शासक थे, जो फेमस शासक थे, इनका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली, दक्षिण भारत की अभियान और मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। अब देखते हैं तुगलक वंश को। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में कौन किए? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किए। इनके बाद जो शासक आए वो कौन थे? सबसे फेमस एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए। यह वंश अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं और प्रशासनिक प्रयोग के लिए फेमस है। अब देखते हैं सैयद वंश। सैयद वंश 1414 ईस्वी में सत्ता में आया। इसका संस्थापक कौन था? तो ख्रिज खान। सैयद वंश के संस्थापक ख्रिज खान। यह वंश तैमूर के आक्रमण के बाद स्थापित हुआ। दिल्ली सल्तनत का अपेक्षाकृत कमजोर वंश माना जाता है। इसमें अगर पूछा जाए कि इन वंशों में जो कमजोर माना गया है कौन वंश है? इसको बोलेंगे सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी को अपेक्षाकृत कमजोर माना गया है। और क्यों माना गया ये सब हम लोग आगे जानेंगे। 1491 ईस्वी का कालखंड आता है। इसमें 1491 में लोदी वंश की उदय हुआ। उनका संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। इनका प्रमुख शासक हुए सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोम। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का कौन था? अंतिम वंश था। अब देखते हैं इनके दिल्ली सल्तनत के अंत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ। इस युद्ध में क्या हो गए? बाबर विजयी हुए थे और इब्राहिम लोदी जो थे वो पराजय हो गए थे। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का समापन हो गया। आइए अब एक एक करके इन वंश के बारे में हम लोग समझते हैं। गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत के पहले और सबसे महत्वपूर्ण वंश कौन था? गुलाम वंश। हम लोग इसी का ही अध्ययन शुरू कर रहे हैं। इस वंश को मामलुक वंश भी, इस वंश को क्या कहा जाता है? मामलुक वंश भी कहा जाता है। इसी वंश ने दिल्ली सल्तनत की मजबूत नींव रखी थी। 1206 से, कब से? 1206 से 1290 ईस्वी तक इनका कालखंड रहा। इस वंश के 4 शासक परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तु कौन थे? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। ये चारों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक एक कर एक शासकों को देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मूल रूप से क्या था? मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। गौरी की मृत्यु के बाद उन्होंने 1206 ईस्वी में स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते हुए दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनकी जो उपाधि है वो क्या है? लाख बख्श। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाखों का दान देने वाला कहा गया है। एकदम दान देने में गरीबों और विद्वानों को ये खुले हाथ से दान देते थे। इसीलिए उनको लाख बख्श की उपाधि से नवाजा गया है। दिल्ली में उसने कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की निर्माण शुरू करवाया। यह भारत की प्रारंभिक मस्जिदों में से एक मानी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का आरंभ करवाया। हालांकि वो इनका निर्माण पूरा नहीं कर सका।
बाद में जब इल्तुतमिश आए तो इसका अधिकांश भाग पूरा करवाए। तो याद रखिए दोस्तों कि कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एवं पूछेगा एग्जाम में इसको पूर्ण किसने किया, इसको कंप्लीट किसने किया? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश ने। अब आते हैं गुलाम वंश के सबसे महान शासक किस पर? इल्तुतमिश पर। इतिहासकार उसे दिल्ली सल्तनत का क्या बोलते हैं? रियल फाउंडर। दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कौन है? इल्तुतमिश। क्यों कहा जाता है वास्तविक संस्थापक? तो इनकी एक छोटी सी खबर लेते हैं, का पूरा खबर हम लोग लेंगे इसका एक विशेष टॉपिक के साथ में कि क्यों कहा जाता है। क्योंकि ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली क्या हो गई? दिल्ली सल्तनत एकदम अस्थिर हो गई थी। इल्तुतमिश ने विद्रोह को दबाया, राज्य का विस्तार किया, प्रशासन को संगठित किया और एकता व्यवस्था का क्या किया? मजबूत कर दिया। दिल्ली को अस्थायी राजधानी बना दी, परमानेंट कैपिटल बना दिया दिल्ली को। ध्यान रखिए दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश। इन्होंने चांदी का टाका एवं तांबे की जित्तल मुद्रा जारी किए। इन्होंने ही चहलगाने जो 40 तुर्क अमीर का दल का गठन किया था। अब आते हैं रजिया सुल्तान पर। वह भारतीय इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण शासिका रही। वह दिल्ली सल्तनत की ही नहीं बल्कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका रही, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी चुना। अब देखते हैं रजिया की क्या इंपोर्टेंस थी, तो क्या क्या उन्होंने किया। तो रजिया ने जो प्रथा चल रही थी उसका पालन नहीं किया और पुरुषों की तरह दरबार में आए। उसने शासन को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन अमीर तुर्कों को भाता कहाँ? 40 जो अमीर जो गठन किए थे इल्तुतमिश, इनको ये तो भाता नहीं कि एक महिला के अंडर में काम करना, तो उसने इनका शासन को स्वीकार नहीं किया। अंततः 1240 आते आते इनकी शासन क्या हो जाती है? रजिया सुल्तान की समाप्त हो जाती है। दोस्तों याद रखिएगा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। अब आते हैं गुलाम वंश के अंतिम महान शासक किस पर? बलबन पर। बलबन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था सुल्तान की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च बनाना। इनकी नीतियां बहुत ही ज्यादा फेमस है। इनका सिद्धांत था राजसत्ता का सिद्धांत। ठीक है। बलबन स्वयं को क्या बोलते थे? जिले इलाही। क्या बोलते थे? जिल ए इलाही। बलबन अपने को बोलते थे जिल ए इलाही, मतलब कि ईश्वर की छाया मानता था। उनका मानना था सुल्तान की सत्ता सर्वोच्च होनी चाहिए। इनका शासन कैसा था? कठोर था। बलबन ने विद्रोहियों के प्रति अत्यंत कठोर नीति अपनाई और उसी नीति को क्या कहा जाता है? लोह एवं रक्त की नीति। क्या कहा जाता है? लोह एवं रक्त की पॉलिसी कहा जाता है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए कि जिले इलाही बलबन, लोह एवं रक्त की नीति बलबन, चहलगानी का दमन बलबन ने किया। दोस्तों थोड़ा सा पानी पी लीजिए आप लोग, 1 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ में। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं, इसको एकदम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, एकदम डिटेल से इसको समझ लेंगे ताकि आप
एकदम किसी भी प्रकार का आंसर, किसी भी क्वेश्चंस को आप आराम से पढ़ा पाएंगे और समझा पाएंगे कि इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत के क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर हमें इल्तुतमिश के कार्यों से मिलता है। इसने क्या क्या किया? तो सल्तनत को स्थिर और सुरक्षित बनाना। कैसे? तो जब 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है, तब दिल्ली सल्तनत अभी बहुत ही कमजोर थी। कोई भी चीज बनती है तो कमजोर ही अवस्था में रहती है, ट्रांजिशन की अवस्था में रहती है। चारों ओर क्या था? विद्रोह ही विद्रोह फैला हुआ था और सत्ता संघर्ष चल रहे थे। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने सत्ता को बागडोर अपने हाथों में लिया और विरोधियों को पराजित करके दिल्ली सल्तनत को एक स्थिर दिशा प्रदान की। यदि इल्तुतमिश सफल न होता तो शायद दिल्ली सल्तनत प्रारंभ में ही क्या हो जाता? द एंड हो जाता। याद रखिए दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत ने इल्तुतमिश ने नव स्थापित दिल्ली सल्तनत को टूटने से बचाया। एकदम एक लाइन में इसको याद रखिए। अब देखते हैं कि बंगाल और सिंध पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया। इल्तुतमिश ने न केवल दिल्ली बल्कि इनका शासन बंगाल, सिंध और अन्य क्षेत्रों में फैला। इन क्षेत्रों को फिर से दिल्ली सल्तनत के अधीन लाया। किसने? इल्तुतमिश ने। इससे सल्तनत का क्षेत्रफल और पावर दोनों में क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। याद रखिए दोस्तों कि बंगाल और सिंध को पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन कौन किया? इल्तुतमिश किया। अब आइए देखते हैं खलीफा से वैधता प्राप्त कैसे करता है इल्तुतमिश। मध्यकालीन इस्लामी दुनिया में बगदाद के जो खलीफा थे, जिसे हम क्या कहते हैं? धार्मिक, जो रिलीजियस जो लीडर होते थे, ठीक है, वो इस्लामिक दुनिया में बगदाद के खलीफा होते थे। इससे उन्होंने 1229 में इल्तुतमिश को खलीफा से क्या हो गई? मान्यता प्राप्त हो गई, मतलब कि वैलिड हो गया। उसे सम्मानपूर्वक राजकीय प्रतीक और प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट भेजे गए। उससे उनकी सत्ता को धार्मिक और राजनीतिक वैधता में। तो याद रखिए दोस्तों, खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। अब आइए देखते हैं इक्ता व्यवस्था को मजबूत किया। इक्ता व्यवस्था को मजबूत किया। इक्ता का अर्थ क्या होता है उनको समझते हैं पहले। तो राजस्व प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को भूमि क्षेत्र देना। इससे प्रशासन और सेना को क्या हो गया? मजबूत आधार मिला। उसको राजस्व मिलता था इक्ता देने से, तो स्वाभाविक बात है जो शासन प्रशासन है ये तो मजबूत होगा ही। तो याद रखिए दोस्तों कि इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसका है? तो इल्तुतमिश का है। देखिए कितना कार्य कर रहा है। और सुरक्षा में इन्होंने 40 दल, इल्तुतमिश ने 40 शक्तिशाली तुर्क अमीरों का एक समूह बनाया जिसे चहलगानी या चालीसा दल कहा जाता है। शुरुआत में इस समूहों ने शासन में मदद की, हालांकि बाद में यही समूह कई बार सत्ता संघर्ष का कारण भी बना। स्वाभाविक बात है, हर आदमी चाहता है कि हम पावर में आवे। तो याद रखिए दोस्तों, चिहलगानी 40 तुर्क अमीरों का समूह, इसके संगठनकर्ता कौन हुए? तो श्रीमान इल्तुतमिश। अब देखते हैं इनकी मुद्रा व्यवस्था में क्या क्या सुधार हुए। इल्तुतमिश ने पहली बार व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली लागू की। उसने चांदी की टाका एवं तांबे की जित्तल जारी किया। यही आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की मानक मुद्रा बनी। ठीक है, स्टैंडर्ड जो मुद्रा थी ये बनी थी, करेंसी बनी थी। आइए अब समझते हैं
दिल्ली सल्तनत के मजबूत बनाने में दो चीज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या क्या निभाई? तो दिल्ली सल्तनत के दो हथियार के रूप में जो काम किए क्या क्या था? ये था एकता व्यवस्था। क्या था? एकता व्यवस्था और बलवन की नीति। आइए दोस्तों, इन दोनों चीज को हम लोग समझते हैं। एकता व्यवस्था मतलब प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण, और बलवन की नीतियां राजनीतिक एवं सैन्य का कंट्रोल को हम लोग देखेंगे। अगर इन दोनों को समझ लिया जाए तो दिल्ली सल्तनत की शक्ति का रहस्य समझ में आ जाएगी। आइए भाग 1 को देखते हैं। एकता एकता व्यवस्था। सबसे पहले समझते हैं एकता व्यवस्था को कैसे ये कार्य करता था। तो राज्य सरकार अपने अधिकारी को क्या देते हैं? वेतन देती है। क्या देती है? सैलरी देती है। लेकिन मध्यकालीन भारत में मध्यकाल में वेतन देने का तरीका ही क्या था? सिस्टम अलग था। सुल्तान अपने अधिकारियों को भूमि का, लैंड का एक पार्ट देते थे, जिससे वे क्या करते थे? राजस्व प्राप्त करते थे। इसी क्षेत्र को, जो लैंड दिए थे शासक अपने पदाधिकारी को, इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? एकता। एकता एकदम आज कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर लेना है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में एकता मतलब सब कुछ एकदम पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब मुक्ति समझते हैं। मुक्ति किसे कहते हैं? ठीक है, तो जिस अधिकारी को एकता दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? उसे मुक्ति कहा जाता था। उसका काम क्या था मुक्ति का? तो मुक्ति का काम था टैक्स को वसूली करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सेना का रखरखाव करना, आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक के सपोर्ट करना, सैनिक को भेजना। एकता और सेना। बच्चों, एकता व्यवस्था केवल कर वसूली की व्यवस्था नहीं थी, इससे सेना का भी भरण पोषण चलता था। मुक्ति अपने क्षेत्र से आय प्राप्त करता और उसी से सैनिकों का खर्च उठाता। इस प्रकार एक ही व्यवस्था से राजस्व भी मिलता और सेना भी बनी रही। तो याद रखिएगा कि एकता बराबर राजस्व का एरिया, राजस्व का क्षेत्र, और एकतादार या मुक्ति मतलब एकता का अधिकारी। और एकता व्यवस्था का संगठित रूप किसने दिया? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक रीढ़ क्या थी? थी एकता का सिस्टम। अब आइए समझते हैं बलवन की नीति। अब बलवन की नीति पर एक एक कड़ी को हम लोग ध्यान से समझेंगे। जब बलवन सत्ता में आया तब सल्तनत में क्या चल रहा था? विद्रोह और षड्यंत्र। षड्यंत्र तो बढ़ ही गया था। कैसे? क्योंकि ये जो 40 जो दल था ये तो अपना अब बाह पसारेंगे ना। ठीक है, तो इसको बलवन ने एकदम जल्दी से भाफ गया। ठीक है, उसने फैसला किया कि सुल्तान की जो शक्ति है सर्वोच्च होनी चाहिए। सुल्तान ही सबसे ऑलमाइटी पावरफुल होना चाहिए। उसने उसने क्या क्या नीति अपनाई? तो उनकी नीति जो सबसे फेमस है, रक्त एवं लोह की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बलवन ने विद्रोहियों और अपराधियों के प्रति अत्यंत कठोर नीति अपनाई। इसी इतिहास में रक्त एवं लोह की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहा जाता है। अर्थात विद्रोह का जवाब किससे दिए? दंड से उसने दिए थे। शासन व्यवस्था, तो शासन व्यवस्था इनका काफी कठोर था। बलबन ने अपने प्रांतीय जो अधिकारी था एवं अमीर जो था, इनकी जो पावर थी इसको इसने न्यूट्रलाइज किया। उसने शासन को पूरी तरह सुल्तान का जो कंट्रोल में ला करके खड़ा कर दिया। इससे दिल्ली सत्ता क्या हो गई? स्ट्रांग हो गई। स्वाभाविक बात है, जो आवाज उठ रहा था उनको बलबन ने अपने लोह एवं रक्त की नीति से उसको
न्यूट्रलाइज कर दिया। देवी राजत्व सिद्धांत समझते हैं। बलबन मानता था कि सुल्तान धरती पर ईश्वर का क्या है, प्रतिनिधि है, उनका दूत है। इस विचारों को दैवी राजत्व सिद्धांत, थ्योरी ऑफ, क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ किंगशिप, थ्योरी ऑफ किंगशिप कहा जाता है। वह स्वयं को जिल्ले इलाही, क्या बोलते थे, जिल्ले इलाही, अर्थात ईश्वर की छाया। सुल्तान की प्रतिष्ठा क्या होती थी, सर्वोपरि, सर्वोपरि होती थी। व्यवहार की अनुमति नहीं थी, अनौपचारिक व्यवहार, जैसे कि हंसी कर लो, मजाक कर लो, भाई बैठे हुए हैं राजा और उसके बीच में हंसी मजाक करना एकदम पाबंदी था, रोक था। सभी को सुल्तान के प्रति पूर्ण सम्मान एवं समर्पण दिखाना पड़ता था। ये बलबन ने करके दिखाया। दोस्तों, अब हम दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश, खिलजी वंश के ओर अग्रसर करेंगे। यदि गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, फाउंडेशन स्टोन रखा, तो खिलजी वंश ने उसे पावरफुल साम्राज्य में बदलने का काम किया। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी साम्राज्य का विस्तार, एक्सपेंशन, प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल। अब आइए एक एक कर इन वंश के शासक को देखते हैं। तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने इस वंश की स्थापना की, खिलजी वंश की स्थापना की 1290 ईस्वी में। वह अपेक्षाकृत वृद्ध एवं उदार शासक था जलालुद्दीन खिलजी। उसने अमीर तुर्कों के वर्चस्व को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, समाप्त कर दिया, और एक नए वंश, खिलजी वंश की स्थापना की। लेकिन उसका शासन अधिक समय तक चला नहीं। 1296 आते आते उनका भतीजा कौन, अलाउद्दीन खिलजी महाराज, ठीक है, उनकी हत्या करके सत्ता को प्राप्त कर लिया। दोस्तों याद रखिए कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, एवं उनका शासनकाल 1290 से, कब से था, 1290 से 96 तक चला। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब चला, तो उनका शासनकाल 1296 से 1316 तक चला। लगभग 20 साल उनकी शासन चला। परीक्षाओं में खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास में उसे एक महान विजेता, कुशल प्रशासक एवं कठोर शासक मानता है। इनका मुख्य लक्ष्य क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के सामने 3 चुनौतियां थी। इन चुनौतियां क्या क्या थी, तो मंगोल से खतरा, इनसे सुरक्षा की चुनौतियां। मंगोल बार बार भारत पर आक्रमण कर रहे थे, हमला कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना का क्या किया, तैयार की, और मंगोल की जो आक्रमण था उनको सफलतापूर्वक क्या लगा दिया, उस पर फुल्ली एंड फाइनली ब्रेक लगा दिया। इसी कारण उसे भारत का रक्षक भी कहा जाता है। उसने बड़ी अस्थाई सेना रखी, ठीक है, जिनको उसने नकद वेतन और अनुशासन दिया। आइए देखते हैं क्या क्या दिया। तो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों पर दाग, और सैनिकों की हुलिया, डेकोरेटिव, डेकोरेटिव सैनिक, जैसे कि देखते हैं कि आर्मी पैरामिलिट्री में जो फेस पर ये काली टाइप का लगा दिया जाता है, तरह तरह के लोग डेकोरेटिव चीज लगाते हैं। इनका रिजल्ट क्या हुआ, तो ये भ्रष्टाचार में क्या हो गया, कमी हो गया। याद रखिए दोस्तों कि दाग और हुलिया प्रणाली किसने दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। साम्राज्य का विस्तार, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, मालवा, रणथंभौर, चित्तौड़ का विस्तार किया। उनका उद्देश्य पूरे भारत पर क्या था, अपना प्रभाव स्थापित करना था।
आइए अब समझते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली को। बाजार नियंत्रण में अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रसिद्ध नीति पर हम लोग एक-एक नीति पर हम लोग गौर करेंगे। इतनी बड़ी सेना रखने के लिए आवश्यकता होगी किसकी? धन की। ठीक है? थ्री इडियट वाला नहीं समझिए, ये धन है, मनी। क्या है? मनी की आवश्यकता पड़ेगी। यदि वस्तुओं की कीमत अगर बढ़ जाती, इनका जो प्राइस जो है बढ़ जाती, तो सैनिकों को अधिक वेतन देना पड़ता। क्यों? क्योंकि जब महँगा प्रोडक्ट हो जाएगा, तो सैनिक को अगर वेतन कम दीजिएगा, तो अपना पालन-पोषण, बाल-बच्चा का, परिवार का भरण-पोषण कैसे कर पाएगा? इसने सबसे पहले क्या किया? प्राइस पर कंट्रोल लगा दिया। इसमें क्या-क्या नियंत्रित किए? तो अनाज पर क्या किए? अनाज को नियंत्रित किए और कपड़ा और घोड़े, दालें एवं सैनिक की जो उपयोग की वस्तुएं थी, इन पर इसने मूल्य पर कंट्रोल लगा दिया। इनका उद्देश्य क्या था? सिंपल सा था भाई, कि सैनिकों को कम वेतन में जीवन यापन की सुविधा प्रदान करना। याद रखिए दोस्तों कि बाजार नियंत्रण नीति किसने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए रियासत की स्थापना किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो किस संबंधित है? बाजार नियंत्रण का विभाग था। शाहना ए मंडी, ये क्या थे? बाजार निरीक्षण का कार्य करता था। और कठोर दंड के, ये जान ही रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए कठोर दंड दिए थे, एवं अमीर जो सुल्तान सब से इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए इनका जो पॉलिसी था। चलिए अब देखते हैं सैन्य सुधार। सैन्य सुधार में दक्षिण अभियान को विशेष रूप से हम सब देखेंगे, क्योंकि सैन्य सुधार हम लोग देखे हैं। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार दक्षिण भारत तक सफल सैन्य अभियान इसके समय में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। लेकिन एक बात याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं साउथ नहीं गए, उनका सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत भेजा गया। मलिक काफूर की विजयों में क्या क्या था? तो देवगिरी विजय, जहां पर यादव शासक थे। वारंगल, वारंगल जहां पर काकतीय वंश शासन कर रहे थे। और मदुरै में कौन थे? तो पांडे वंश शासन कर रहे थे। अगर द्वार समुद्र भी गए थे। द्वार समुद्र में होयसल, होयसल ने शासन कर रहे थे। इन विजयों से, इन सभी पर विजय प्राप्त करने से दिल्ली सल्तनत को क्या हुआ? अपार धन की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों याद रखिए कि दक्षिण भारत का अभियान का नायक हम किसे कहेंगे? मलिक काफूर को। इनका जो नाम है फेमस है, किसको क्या बोलता है? हजार दिनारी। एचडी करके याद कीजिए, मलिक एचडी, मलिक काफूर एचडी, मलिक एचडी मतलब कि मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता है। दोस्तों अब हम चलते हैं दिल्ली सल्तनत के तीसरे वंश, तुगलक वंश पर। यदि खिलजी वंश विस्तार एवं नियंत्रण, कंट्रोल के लिए प्रसिद्ध है, तो तुगलक वंश महत्वाकांक्षी जो योजना है इनके लिए काफी ज्यादा ये फेमस है, अपने जन कल्याण के लिए। ठीक है, ये इन सबों के लिए तुगलक वंश जाने जाते हैं। लेकिन यह वंश हमें यह भी सिखाता है कि अच्छे विचार ठीक है, गुड जो थॉट होते हैं हमेशा अच्छे और सफल नहीं होते हैं। समझेंगे कैसे? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में, 1320 ईस्वी में इसने तुगलक वंश की स्थापना की। वह एक योग्य सेनापति एवं कुशल प्रशासक था। उसने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की थी। यह दिल्ली के सबसे विशाल एवं मजबूत किलों में से एक माना जाता है। आज भी इसके अवशेष दिल्ली में देखे जा सकते हैं। दोस्तों याद रखिए
कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन हुए? गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलकाबाद किले का निर्माता गयासुद्दीन तुगलक। याद रहेगा ना दोस्तों? हाँ, एकदम याद रखिए। अब चलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं पर, जिससे एग्जाम में बहुत अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे? एमबीटी से, मोहम्मद बिन तुगलक से। इतिहासकार उसे बहुत अनोखे और विवादास्पद शासक के रूप में माना है। ठीक है, ये इनको विवादास्पद शासक के रूप में इनको इतिहासकार नवाजा गया है। यह जो मोहम्मद बिन तुगलक थे एमबीटी, ये मैथमेटिशियन, फिलोसफर, चिकित्सक, ठीक है, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी और साहित्य का इसको अच्छा ज्ञान था। इसी कारण कई साहित्यकारों से द वाइजेस्ट फूल, क्या बोलते थे? द वाइजेस्ट फूल की उपाधि से नवाजा गया। द वाइजेस्ट फूल मतलब बुद्धिमान मूर्ख, क्योंकि उनके कई विचार व्यवहार में असफल हो गए। ठीक है, इनका कई अच्छे विचार थे, लेकिन व्यवहार में आते आते ये असफल हो गए। इनका कई कारण भी रहा है, जिनको हम लोग देखते हैं। एमबीटी की प्रमुख योजनाएं क्या क्या थी? तो राजधानी परिवर्तन का योजना। उसने राजधानी को दिल्ली दिल्ली से कहां ले गया? दौलताबाद। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था साम्राज्य पर बेहतर कंट्रोल करेंगे एवं दक्षिण भारत के निकट रहना। लेकिन लंबी दूरी और कठिन यात्रा के कारण यह योजना क्या हो गई? असफल हो गई। अब था सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी। उसने चांदी की कमी को दूर करने के लिए तांबे और पीतल के सिक्के चलाए। लेकिन लोग तो एकदम कमाल निकले, नकली सिक्के बनाने के लिए एकदम रेडी हो गए और नकली सिक्का बना बैठे। और परिणाम क्या हुआ इसका? तो योजना फिर से विफल हो गई। अब चलते हैं तीसरा पर, दोआब में कर वृद्धि। देखिए क्या क्या हो रहा है। तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कर को क्या कर दिए? बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए? तो राजस्व बढ़ाने के लिए। लेकिन हुआ क्या? उसी समय अकाल पड़ गया। देखिए, समय भी एमबीटी को साथ नहीं दे रहा है। उसी समय अकाल पड़ गया। किसानों की स्थिति क्या हो गई? दयनीय हो गई। और उसी समय दोआब में कर लगा दिया। तो कैसे दोनों एक साथ नहीं चल सकता था। तो योजना तो असफल होना ही था। तो दोस्तों याद रखिए कि राजधानी परिवर्तन कहां से कहां हुआ? दिल्ली से दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा योजना, दोआब में कर वृद्धि, और एक और चीज से नवाजा जाता है एमबीटी को। एक और चीज से नवाजा जाता है। क्या चीज से? तो असफल योजनाओं के शासक के रूप में हम एमबीटी को जानते हैं। अब फिरोज शाह तुगलक को देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक यदि मोहम्मद बिन तुगलक प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध था, तो फिरोज शाह तुगलक अपने जन कल्याणकारी कार्य के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थे। इन्होंने कृषि के विकास के लिए कई नहरों का निर्माण करवाया। इससे सिंचाई की सुविधा बढ़ी और खेती में क्या हुआ? लाभ मिला। शिक्षा और स्वास्थ्य, फिरोज शाह ने मदरसे, अस्पताल, गरीबों की सहायता जैसे कार्य किया एवं दास विभाग की भी स्थापना किए थे उसने। फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में प्रसिद्ध है, ठीक है, इनका निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। यह आज भी ऐतिहासिक स्मारक के रूप में मौजूद है। तो दोस्तों याद रखिए कि नहर निर्माण का श्रेय हम किसे देंगे? फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह कोटला मैदान के निर्माता
फिरोज शाह तुगलक जन कल्याणकारी शासक किसे कहेंगे? फिरोज शाह तुगलक को। तुगलक वंश को पतन की ओर देखते हैं तो दोस्तों, तुगलक काल में सल्तनत का क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा हो गया। देख ही रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एकदम नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ करने पर लगे हुए थे। तो इनका जो शासन था उसी समय से इंगित हो गया था कि शासन व्यवस्था में कुछ गड़बड़ हो रहा है, साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। लेकिन उसे नियंत्रित करना क्या हो गया? कठिन हो गया। कठिन होगा तो क्या होगा? जब कंट्रोल नहीं होगा तो लोग विद्रोह करेंगे। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को भारी क्षति पहुंचाई। यहीं से तुगलक वंश क्या पड़ गया? वीक हो गए, कमजोर हो गए। आइए अब समझते हैं सैयद और लोदी वंश को। यह काल दिल्ली सल्तनत के पतन और मुगल साम्राज्य के उदय के बीच का काल था। आइए, तुगलक वंश के पतन और तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत क्या हो गया था? काफी कमजोर हो गया था। ऐसी स्थिति में 1414 ईस्वी में खिलजी खान ने सैयद वंश की स्थापना की। खिलजी खान स्वयं को तैमूर का प्रतिनिधि मानता था। उसने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं किया। सुल्तान की उपाधि धारण इसने नहीं किया। वह तैमूरी सत्ता की ओर इंक्लाइंड था। ठीक है, उनका झुकाव तैमूरी सत्ता की ओर था। तो दोस्तों याद रखिए, सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खान। शासन का प्रारंभ हुआ तो 1414 ईस्वी में। अब इनकी विशेषता के बारे में जो जानते हैं। सैयद वंश के समय केंद्रीय सत्ता क्या हो गया? केंद्रीय सत्ता वीक हो गया। प्रांतों पर नियंत्रण कम हो गया। लगातार एकदम विद्रोह हो रहे थे। सल्तनत केवल दिल्ली के आसपास क्षेत्रों तक ही सीमित हो गया। ठीक है, कन्फाइंड हो गए। इसीलिए इतिहासकार इसे संक्रमणकालीन वंश, ट्रांजिशनल डायनेस्टी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश। कौन वंश? अंतिम वंश लोदी वंश पर। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। वह पहला अफगान शासक था। बहलोल लोदी पहला अफगान शासक था। उसने बिखरी हुई सल्तनत को पुनर्गठित करने का प्रयास किया। ठीक है, उसने कई विद्रोही क्षेत्रों को पुनः सल्तनत के अधीन लाया। लोग विद्रोह कर रहे थे, कमजोर होगा तो विद्रोह करेगा ही, लेकिन इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। दोस्तों याद रखिए, जब एग्जाम में पूछे कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन है, तो इसका क्या बोलिएगा? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। अब आते हैं सिकंदर लोदी पर। लोदी वंश के ये सबसे योग्य शासक थे। इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की। बाद में मुगलों के समय यही भारत का प्रमुख राजधानी बना। कौन? आगरा। तो याद रखिए दोस्तों कि आगरा की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी ने। कब? तो 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। इनके प्रशासनिक सुधार को देख लेते हैं। तो सिकंदर लोदी ने एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन दिया एवं एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था, प्रशासन, इनको मजबूत किया एवं राजस्व रेवेन्यू का जो व्यवस्था चल रहा था, इसमें उन्होंने सुधार लाया। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक पर। कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी एक साहसी शासक था, लेकिन वह अफगान सरदारों को संतुष्ट नहीं कर सका। धीरे धीरे उनके विरुद्ध असंतोष क्या हुआ? बढ़ने लगा। अब देखते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ।
असंतुष्ट अफगान सरदारों ने क्या किया? तो बाबर को भारत आने का न्योता दिया। न्योता मतलब कि खाने पीने के लिए नहीं दिया, जबकि सत्ता परिवर्तन करने के लिए उसने अफगान सरदारों ने इनको न्योता दिया। देखिए, अपने अपने का दुश्मन होता है। ये भी अफगान शासक थे, लेकिन अफगान ही आदमी ने उसको क्या किया? सत्ता परिवर्तन के लिए बाबर को न्योता दे बैठा। बाबर भी 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध करते हुए, ठीक है, विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी को पराजित किया और उसको उसी युद्ध में मार दिया गया, उनका मृत्यु हो गया। इसका परिणाम क्या निकला दोस्तों? तो परिणाम यही निकला कि दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई, खत्म हो गई। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। दोस्तों याद रखिए कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, कब हुआ? 1526 में। विजयी बाबर हुए और पराजित इब्राहिम लोदी हुए। और दिल्ली सल्तनत का अंत कब हो जाता है? 1526 में समापन हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर लेक्चर थोड़ा सा भी पसंद आया है दोस्तों, तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।